गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। राम राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे 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 राधे। राम राम जी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले कुछ 2 से 3 जरूरी अनाउंसमेंट्स। सबसे पहली कि 16 16 फेब से, जो कि मंडे है, मंडे से आपकी क्लास का जो टाइमिंग होगा वो 7:30 बजे से 7:15 बजे हो जाएगा। 7:30 पे अभी चल रहा है, 7:30 से इट विल बिकम 7:15। ठीक है, तो अपना पूरा शेड्यूल आप 15 मिनट पीछे कर लीजिए, जो भी अभी तक आपने बनाया हुआ है। 15 मिनट पहले का अलार्म लगाएं, 15 मिनट पहले सब काम निपटाएं। ठीक है, तो 7:15 पे हमारी क्लास शुरू हो जाएगी मंडे से 16 फेब से। तो टाइम पे पहुंचना है सबने, कोई भी लेट ना करे। इसके अलावा आज सुबह 10 बजे एक छोटा सा क्यूट सा सेशन लेकर आ रहा हूं मैं आप सभी के लिए। 90 मिनट का, ज्यादा बड़ा नहीं, जस्ट 90 मिनट का सेशन है। ठीक है, आज 10 बजे एक 90 मिनट का सेशन लेकर आ रहा हूं मैं। बेसिक्स ऑफ पाई चार्ट डीआई एंड ऑल टाइप्स ऑफ पाई चार्ट डीआई। तो जिस बच्चे के पास समय हो वो जरूर आके देख सकता है। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे और बेसिक्स से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप सभी के लिए मैंने ऑलरेडी मिसिंग नंबर सीरीज के फोल्डर में, नंबर सीरीज के फोल्डर में मैंने आपको ऑलरेडी एक फाइल दे दी है जिसमें 50 क्वेश्चन है मिसिंग नंबर सीरीज के 50 सवाल हैं उसके अंदर 50 क्वेश्चंस। आज मैं एक और फाइल आपको दे दूंगा जिसके अंदर मिसिंग नंबर सीरीज के ही 150 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपनी तैयारी को बेटर बनाइए और प्लीज बैकलॉग क्रिएट मत कीजिए, निपटाते जाइए, ज्यादा समय नहीं लगता। वो 50 क्वेश्चन कितने बच्चे निपटा चुके हैं ये भी बताइए फटाफट से। अच्छा एक और बात भी बताइए, क्या हमारी क्लास की नोटिफिकेशन गई है? सर आप रोज नहाकर पढ़ाने आते हो? हाँ जी। मुश्किल है ना? मुझे अच्छा लगता है मुश्किल काम करने में, मुझे अच्छा लगता है खुद के कंफर्ट जोन को ब्रेक करने में। मेरे मन ने मुझे बोला कि कितना मुश्किल होगा, सुबह उठो पहले तो इतना जल्दी, फिर नहाओ फिर आओ, ठंड का मौसम, तो ठंड ठीक हो गई अब तो, पर 1 जनवरी जब हमारी क्लास शुरू हुई थी तब तो अच्छी ठंड थी। तो मैंने कहा ओ बेटे अब मजा आएगा। तो ऐसे तोड़ते रहना चाहिए खुद के मन को। ये जो मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना कि हम हर बात मन की मानने लगते हैं, चाहे वो हमारे लिए सही हो या गलत हो, इसलिए होता है क्योंकि हम मन को ताकतवर बना देते हैं। हमें मन को ताकतवर नहीं बनने देना है। मन अपनी जगह ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे, बट सही और गलत का सही से चुनाव करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। चलिए बेटा, एक टर्म होती है इनकम। इनकम और सैलरी, आमदनी, तनख्वाह, इस तरीके के शब्द यूज किए जाते हैं। ये जो टर्म है इनकम सैलरी, वैसे तो इसका बहुत काम किया जाता है इस पर, कुछ पैसा कहीं जाता है, कुछ पैसा कहीं जाता है। ठीक है, मल्टीपल यूसेज है। कोई किसी चीज में खर्च करता है, कोई किसी चीज में खर्च करता है, कुछ लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ खर्च करते हैं, कुछ लोग सेव कर देते हैं, कुछ पेरेंट्स को दे देते हैं, कुछ सिबलिंग्स को दे देते हैं। देयर आर मल्टीपल यूसेज। पर मैथ की भाषा में इसे 2 भागों में बांटा जाता है। कौन से 2 भाग होते हैं? एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर से उसका क्या मतलब है? एक्सपेंडिचर से उसका मतलब है जो जो हमने खर्चा कर दिया। भाई रूम का रेंट दे दिया, घर का रेंट दे दिया, खाने पीने पे खर्चा, घूमने फिरने पे खर्चा, एबीसीडी, अलग अलग प्रकार का खर्चा। तो इनकम का एक हिस्सा माना जाता है एक्सपेंडिचर, जिसको खर्च कहते हैं। और एक हिस्सा माना जाता है सेविंग्स। जो बचत होती है हमारी तरफ से, जो हम पैसा बचा लेते हैं उसको बोलते हैं सेविंग्स, जिसे हम हिंदी में बचत कहते हैं। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है सब खर्चा ही कर देंगे हम कुछ सेव भी तो करेंगे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली के लिए। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके से खर्चा अलग अलग तरीके से होता है। फ्यूचर प्लानिंग जिसको हम कहते हैं कि आगे आने वाले विचित्र विचित्र नाना प्रकार के खर्चों के लिए हम पैसा सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 हिस्सों में बांटा गया। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। और उसके आने से पहले काफी कुछ सेव कर लेना, कहीं ये ना हो उसकी सेविंग्स तुमसे ज्यादा निकले, गलत बात हो जाएगी। बेटर देखो, ये नहीं कह रहा मैं सैलरी ऊपर नीचे किसकी कैसे हो, वो तो देखो कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा ना हो कि तुम ज्यादा खर्चेलू निकलो, तुमने कुछ बचाया नहीं 2 सालों में, बचा लेना कहीं उसकी सेविंग तुमसे ज्यादा निकले। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग इस तरीके से यहाँ पर आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अब इस रिलेशन पर बेस्ड हम काफी कुछ नई नई चीजें सीखते हैं, काफी कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। इंडिया में ना एक खास प्रोसेस फॉलो होती है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में शायद कुछ अलग होता है इससे। नॉर्थ इंडिया में एक प्रैक्टिस फॉलो होती है कि जब बिटिया की शादी हो जाती है ना, तो उसकी पूरी आमदनी का हक उसके ससुराल का होता है, उसके पति का होता है, उनके बच्चों का होता है, उसके पेरेंट्स का होता है, मतलब जो इन लॉज होते हैं, मतलब ससुराल वाली फैमिली में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिस जिन माँ बाप ने उन्हें इतना मेहनत करके अपने पाई पाई जोड़ के पढ़ाया, उसको उनको कोई हक नहीं रह जाता। मे बी साउथ इंडिया में थोड़ा सा प्रोसेस अलग फॉलो होता है, दे आर मोर ओपन माइंडेड। बट मेरे हिसाब से बराबर का हक होना चाहिए और फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये कॉल होनी चाहिए बिटिया की, तो कॉल होनी चाहिए उस बेटी की कि उसे अपना पैसा कहाँ खर्च करना है, अपने पेरेंट्स पे या अपने लॉस पे, जहाँ उसको जरूरत लगे वो उसकी कॉल होनी चाहिए। बट अगर फॉलो होता है इन केस, तो एक और बड़ी मोटिवेशन है तुम्हारे लिए जल्दी से नौकरी ले लेने की, कि जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं यहाँ पे, आप सबको मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा आपको लगता है कि फॉलो किया जाएगा, आपके कंट्रोल से बाहर है ये सब चीजें, तो जल्दी नौकरी लग जाइए, ताकि शादी से पहले कुछ साल आप पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। ठीक है, बट मैं तो कहूंगा कि आइडियली ये फॉलो नहीं होना चाहिए। एंड इफ यू फील लाइक कि आपको अपने अराउंड ऐसे लोग मिलते हैं जो इतने ओपन माइंडेड है, मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से, बट मैंने जहाँ तक देखा है ये प्रैक्टिस फॉलो होती है बहुत भयंकर लेवल पे। और ये चीज़ मैंने साउथ इंडिया में जाकर देखा, मतलब शायद मुझे याद नहीं आ रही केरला की बात है या बात है बैंगलोर में कहीं की, दे आर वेरी ओपन माइंडेड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक लड़की का पैसा है, जैसे मर्जी यूज हो, जैसे मर्जी यूज करना चाहे वो, जहाँ मर्जी यूज करना चाहे वो। मतलब एक तो बिटिया ने अपने पेरेंट्स को शादी से पहले ही घर दिलाया था और उसकी ईएमआई पे करती है, और मुझे काफी अच्छा लगा ये देखकर। तो अगर मतलब अगर नहीं होता तो ये मोटिवेशन, और होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अपनी बात यहाँ पे क्लियर है आपको कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, और यहाँ पर पहला सवाल आप सभी के पास उसी को लिंक्ड, उसी से जुड़ता हुआ है कि पर्सन सेव्स 25% ऑफ इनकम इफ हिज सेविंग्स आर 22,500, देन हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिवली आर। इसमें भी सेम होता है, चलो अच्छी बात है। बट अगर इन केस नहीं होता, यू हैव अ मोटिवेशन
कि जल्दी से चीज़ों को अपने हिसाब से ढालना है और जल्दी से नौकरी लेनी है, मेहनत करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अ पर्सन सेव्स 25% ऑफ इनकम। अपनी इनकम का 25% वो सेव करता है, उसने ऐसा लिखा है कि उसकी जो सेविंग्स है वो है 25% ऑफ इनकम। उसकी जो सेविंग्स है वो है 1/4 ऑफ इनकम। उसकी जो सेविंग्स है वो इनकम का 1/4 है। आपको डायरेक्टली ऐसे समझना चाहिए था कि सेविंग इनकम का 1/4 है। आपको डायरेक्टली ऐसे समझना चाहिए था कि किस चीज़ की बात हो रही है, बेस वैल्यू क्या है? ऑफ के बाद क्या लगा हुआ है? ठीक है, आय का, किसका? आय का, ठीक है, कमाई का, आय का। तो का किसका है? आय का है। और हिज इनकम, तो 25% किसका है? हिज इनकम का। अब 25% क्या है बेटा? 25% मीन्स 1/4। तो डिनोमिनेटर हम क्या मानेंगे? जो बेस वैल्यू होगी हमारी उसे। ये 4 हम किसको मानेंगे? जो हमारी बेस वैल्यू होगी उसको। तो इनकम हमारी बेस वैल्यू है तो हमने इसको 4 मान लिया। मान लिया 4। और इस 4 का 25% कितना होता है? 4 का 25% 1 होता है। मतलब 1 उसकी सेविंग्स है। 1 उसकी सेविंग्स है। ठीक है जी, बढ़िया। 4 में से अगर 1 सेव हो जाता है तो खर्च कितना होता होगा? 4 में से अगर 1 सेव हो जाता है तो खर्च कितना होता होगा? खर्च होता होगा 3। तो इन तीनों वैल्यूज की आपस में रेशियो आ गई 4:3:1। ये रेशियो आ गई तीनों वैल्यूज की आपस में। देन हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिवली आर, और हमें मेंशन किया गया है, एंड हिज सेविंग्स इज 22,500। हिज सेविंग्स इज 22,500। सेविंग्स जो है 22,500 है। तो मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 22,500 रुपए है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 22,500 का 3 गुना 67,500, और 4 यूनिट का मतलब आ जाएगा 90,000। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज निकल के आ गई। इनकम आ गई 90,000, एक्सपेंडिचर आ गया 67,500, सेविंग्स आ गई 22,500। हमसे पूछा है इनकम और एक्सपेंडिचर बता दीजिए, तो 90,000 एंड 67,500 इज आवर आंसर। बी ऑप्शन इज आवर आंसर। बहुत सिंपल, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही प्यारा सा सवाल। Nitin spends 13,200 from his monthly salary and saves the rest. If his salary is 24,000, then he saves what percentage of his salary? जल्दी से बताइए। सर महाराष्ट्र में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, अच्छी बात है बेटा। नितिन spends 13,200 from monthly salary. Spend expenditure 13,200 and saves the rest. His salary is 24,000. His salary is 24,000. तो 24,000 में से 13,200 अगर आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 10,800। आपको मिलेगा 10,800। तो अगर 24,000 सैलरी में से 13,200 स्पेंड हो रहा है तो सेव हो रहा होगा 10,800। देन ही सेव्स व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी? तो मतलब उसकी जो सेविंग्स हैं वो उसकी सैलरी का कितना परसेंटेज है? उसकी सैलरी है 24,000। ठीक है, इतना सिंपल साधारण सा सवाल हो गया ये। 12 से काटा 9 बार, 12 से काटा 20 बार। 9/20 किसका फ्रैक्शन होता है बेटा? वैसे तो 20 से इसको काट भी सकते हो, बट पता होना चाहिए कि 9/20 45% का फ्रैक्शन होता है। 9/20 जो होता है वो 45% का फ्रैक्शन होता है। बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा सवाल। रोहित स्पेंड्स 62.5% ऑफ हिज मंथली सैलरी एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट एज 22,500। रोहित्स मंथली सैलरी इज। लेट लतीफों, टाइम से आया करो। गलत बात है ये जो लेट आते हो रोज सुबह। गिव इट अ ट्राई, करो करो। 62.5% क्या होता है? 12.5% का 5 गुना। 1/8 का 5 गुना। एग्जामिनर का फेवरेट टाइप है परसेंटेज टॉपिक में, इस पे बहुत क्वेश्चन बनाता है। 62.5% ऑफ हिज मंथली सैलरी, 5/8 ऑफ हिज मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी अगर 8 है तो 8 का 62.5% होता है 5। तो 5 उसकी तरफ से स्पेंड हो जाता है। 5 उसकी तरफ से स्पेंड हो जाता है। तो 8 में से 5 अगर स्पेंड हो जाता है तो 3 यहाँ पे सेव हो जाता है। 8 में से 5 स्पेंड हो जाएगा तो 3 सेव हो जाएगा। तो ये रेशियो आ गई तीन वैल्यूज की। कहता है कि सेव द रिमेनिंग अमाउंट, सेव द रिमेनिंग अमाउंट। तो 22,500 जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको सेव कर लेता है वो, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 22,500। तो 3 से काटा 1 यूनिट की वैल्यू
और जो चीज पिछले सवाल में सिखाई है उसको एक कोशिश के साथ, एक अच्छी कोशिश के साथ करने की मैंने की, इसको मैंने 10-10 गुना कर लिया फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। ऐसा नहीं या वहीं दूसरी तरफ 4 का 20% होता है, से 3.2 घटता है। क्या निकालना आसान हो जाता है। 4 की रेशियो थी तो 110 को 20% घटाना है, ठीक है। ये नया वाली, ये पुराने 30 ज्यादा कितने 4% हो गया। 70 का कितना परसेंटेज हो गया, 42.84% हो गया। Neha spends 43.75% of her income on expenses. If her income rises by 7.5% and her savings increases by 7.5%, then what will be the percentage increase in the monthly expenditure? Again पिछले सवाल जैसा सवाल है। 43.75% क्या होता है पता है? कितने बच्चों को नहीं पता? ये होता है 7/16। बताया था जब हम परसेंटेज फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे। उसके बाद 7.5% क्या होता है? 75% का 1/10, 3/4 का 1/10 यानी कि 3/40। अब लगाओ दिमाग और जो चीज पिछले सवाल में सिखाई है उसको एक कोशिश के साथ, एक अच्छी कोशिश के साथ करने की ट्राई करो। चलो फटाफट से गो स्लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देखो इसका आपको एक क्रेजी सॉल्यूशन बताऊंगा, बट एक बार आप पहले इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सुन लो। सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी इनकम का 7/16, इन्होंने अपनी इनकम का 7/16 स्पेंड कर दिया। अगर इनकी इनकम 16 है तो 16 में से 7 स्पेंड कर दिया, 16 में से 7 स्पेंड कर दिया और बाकी बचा हुआ 9 सेव कर लिया। 16 में से 7 स्पेंड कर दिया, 16 - 7, बाकी बचा हुआ 9 सेव कर लिया। इनकम को 7.5% से बढ़ाना है, मतलब 3/40 से बढ़ाना है। सेविंग्स को भी 3/40 से बढ़ाना है। 3/40 से बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसको देखो, ये इसमें 40 क्या कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इसमें 40 के अंदर 2 यूज होता है, 5 यूज होता है, 2 यूज होता है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। 40 वाला 4 ना 4% है, 10% है। तो ये 40 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसको 40 से डिवाइड करने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको करोगे तो इसको भी करोगे, इसको करोगे तो इसको भी करोगे। इसमें जबकि एक 8 बैठा था, इसको सिर्फ 5 चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पक्का हो ही जाएगा। आप तो बहुत आसानी से 640, 280, 360, ठीक है। अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि 3/40 से बढ़ा दो बेटा जी। इसको बढ़ाना है 3/40 से, इनकम को बढ़ाओ पहले, तो सबसे पहले 640 का 3/40 निकाला, 640 का 3/40 निकाला तो 48 आ गया। तो 48 बढ़ गई वैल्यू, ये बन गई 688, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सेविंग्स को भी हमने 7.5% से बढ़ा दिया, 360। बहुत फोकस के साथ सुनना बेटा, 360 का 7.5%, 340 कितना होता है 27। इसको हमने 27 से बढ़ा दिया, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 387, ठीक है। तो 688 में से 387 घटा दिया तो बाकी बचा 301, 301 बच गया, ठीक है। 688 में से मैंने 387 घटा दिया, 688 में से हमने 387 घटा दिया तो बाकी बचा 301। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो सेविंग्स है, हमारी जो एक्सपेंडिचर है, वो 280 से 301 हो गई, मतलब यहाँ पर 21 बढ़ गई। 21 का इंक्रीज हो गया, 21 का इंक्रीज हो गया कितने पर, 280 पर, तो 100 पर कितना। अगर आप 7 से कैंसिल करेंगे तो यू विल फील लाइक कि 7 से कैंसिल करने के बाद 3 आ रहा है, 7 से कैंसिल करने के बाद 40 आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये 7.5% आ रही है। सर ये कैसी बात हुई, ये कैसी बात हुई। हमने अभी देखा था कि 7.5% से इनकम बढ़ी, 7.5% से सेविंग्स बढ़ी, तो 7.5% से एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। ये क्या बात हुई सर, ऐसे कैसे हो गया। तो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ इस चीज को लेकर। देखो बेटा, इनकम जो है यहाँ पे कोई भी चीज, इनकम छोड़ो, कोई स्टैंडर्ड चीज समझ लो। मान लो कोई a = b + c है। अगर इन तीनों में से कोई दो चीजें मैं बोलूं कि x% से बढ़ रही हैं, तो तीसरी चीज अपने आप x% से बढ़ेगी। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड। मैं बोलूं अगर कि ये वैल्यू x% से बढ़ गई और बोल दूं कि ये वैल्यू भी x% से बढ़ गई, ये वैल्यू x% से बढ़ गई, ये वैल्यू भी x% से बढ़ गई, तो ऑब्वियसली तीसरी वैल्यू भी x% से बढ़ेगी। अगर मैं बोल दूं कि ये वाली वैल्यू x% से बढ़ गई, ये वाली वैल्यू x% से बढ़ गई, तो ऑब्वियसली a भी x% से बढ़ जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि ये वाली वैल्यू y% से घट गई और ये वाली वैल्यू भी y% से घट गई, तो ऑब्वियसली ये तीसरी वैल्यू भी y% से घट जाएगी। अगर मैं बोल दूं कि ये वाली वैल्यू y% से घट गई, ये वाली वैल्यू भी y% से घट गई, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू भी y% से घट जाएगी। क्या मेरा लॉजिक समझ रहे हो आप। ये ध्यान रखना है आपने, और प्रूव करने के लिए भी मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मान लो एक सिंपल सा डेटा ले लिया मैंने, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। मैंने मान लिया बहुत सिंपल सा डेटा कि मान लो ये 100 रुपए है, ये 60 रुपए है और ये 40 रुपए है, ठीक है। ये 100 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए। लेट्स रेप्लिकेट दिस इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो यहाँ पे भी मैंने सेम इन्फॉर्मेशन मान ली, ये 100 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए। अगर मैं मानूं कि यार ये वाली वैल्यू जो है इसको आप 10% बढ़ा दो, 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया, 100 का 10% कितना होता है, 10 बढ़ा दिया 110 हो गया। और आपने इस वैल्यू को भी 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया मतलब 4 बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू 44 हो गई। तो 110 में से 44 गया, कितना आएगा 66। तो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हो कि ये भी 10% बढ़ गया। 60 से 66 होना मतलब 6 बढ़ जाना, 6 60 का 10% होता है। अगर मैंने इसको बोला कि यार इसको 20% से बढ़ा दो, 20% से बढ़ा दिया 12 हो गया, मैंने कहा इसको 20% से बढ़ा दो, 20% से बढ़ा दिया 8 बढ़ गया, तो ये 72 हो गया, ये 48 हो गया। 72 और 48 का सम होता है 120। जब कोई वैल्यू 100 से 120 हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये भी 20% बढ़ रही है, ठीक है। तो जब हमें पता है कि ये वैल्यू जो है अपने आप में कोई अलग वैल्यू नहीं है, ये इन दोनों का सम ही तो है, इन दोनों का सम ही तो है ये वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यूज आपस में इंटरलिंक्ड है एक तरीके से, तीनों वैल्यूज इज दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन दोनों को मिला के ये बनता है। तो अगर कोई दो वैल्यू, इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज अगर x% से बढ़ रही है, चाहे ये दोनों बढ़ रही है, चाहे ये दोनों बढ़ रही है, चाहे ये दोनों बढ़ रही है, कोई भी दो वैल्यूज अगर x% से बढ़ेंगी तो ओवरऑल तीसरी वैल्यू भी x% से बढ़ जाएगी। और अगेन सेम बात होगी घटने के लिए भी कि अगर इन तीनों में से कोई दो वैल्यूज y% से घट जाएंगी तो तीसरी वैल्यू भी y% से घट जाएगी। अब इस सवाल में क्लियरली मेंशन किया गया था बेटा जी कि सुनना ध्यान से कि इनकम rises by 7.5%, सेविंग्स इंक्रीज बाय 7.5%। अगर इनकम 7.5% से बढ़ रही है, सेविंग्स भी 7.5% से बढ़ रही है, तो पक्की बात है एक्सपेंडिचर भी 7.5% से बढ़ेगा। इवन मैंने ये सॉल्यूशन आपको दिया ही प्रूव करने के लिए था।
मैंने आपको सॉल्यूशन दिया ही इसी पर्पस से था ताकि ये चीज प्रूफ हो सके। अब कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर पिछले में भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, एक वैल्यू राइज हुई थी और एक वैल्यू फॉल हुई थी। एक वैल्यू 20% से बढ़ी थी, दूसरी वैल्यू 20% से घटी थी, इसलिए उसमें ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, अगर दोनों वैल्यूज 20% से बड़ी होती तो तीसरी वैल्यू भी 20% से बड़ी होती, दोनों वैल्यू 20% से घटी होती तो तीसरी वैल्यू भी 20% से घटी होती। ये केस स्पेसिफिकली हमारा a इज इक्वल टू b प्लस c या फिर a इज इक्वल टू b प्लस c प्लस d या फिर a इज इक्वल टू b प्लस c प्लस d प्लस e या a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d सम वाले केसेस में या फिर डिफरेंस वाले केसेस में ये चीज लगती है। कविता 22.5% अपनी इनकम सेव करती है। अगर एक्सपेंडिचर 7.14% से बढ़ा दो, सेविंग्स 75% से बढ़ा दो, तो कितनी इनकम बढ़ेगी? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगेगा जैसा पिछले सवाल में लगा था। यहाँ पे आपको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। बात रही परसेंटेज टू फ्रैक्शंस की, तो इधर इस्तेमाल किया गया है 22.22%। बताओ क्या होता है 22.22%? बताओ बताओ। 11.11% का डबल 1/9 का डबल 2/9। वहीं दूसरी तरफ 7.14% आप जानते ही हो 1/14 होता है, और इसी के साथ ही 75% भी आप जानते हो, 75% भी आप जानते हो कि 25% का 3 गुना 1/4 का 3 गुना 3/4 होता है। तो लगाओ दिमाग, सोचो क्या किया जा सकता है, सिंप्लीफाई थिंग्स, मजा आएगा। 22.22% मींस 2/9। तो 2/9 पैसा सेव हो रहा है, ध्यान रखना है, सेव हो रहा है। क्या हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना है, 2/9 पैसा सेव हो रहा है। तो अगर वो 9 कमा रहा है तो 9 में से 2 सेव हो रहा है, और अगर 9 में से 2 सेव हो रहा है तो बाकी 9 माइनस 2 7 खर्च हो रहा होगा। ठीक है, 9 इज इक्वल टू 7 प्लस 2। तो ये रेशियो आ गई, ये रेशियो आ गई। उसके बाद कहता है एक्सपेंडिचर को 14 1/14 1/14 से बढ़ा दो। ठीक है जी, इसको मुझे 7.14% से बढ़ाना है, इसको मुझे 1/14 से बढ़ाना है। देखो इसमें ऑलरेडी 7 तो है ही, 7 तो है ही, मुझे 2 से और गुना करना पड़ेगा तो ये 14 बन जाएगा। तो इतना सा काम है छोटा सा। फिर उसने कहा कि सेविंग्स को 75% से बढ़ा दो। 75% के लिए मुझे 3/4 करना पड़ेगा। ऑलरेडी 2 तो है ही, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 4 बन जाएगा। तो मुझे बेसिकली इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना था। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 14 बन जाएगा। ठीक है, इसको 2 से करूंगा तो ऑब्वियसली इसको भी 2 से करूंगा और इसको भी 2 से करूंगा, तो ये 18 और ये 4 बन जाएगा। जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये 4 बन गया। नाउ इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट 75%। इसका 3/4 निकालना भी आसान हो गया। तो इधर सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे सिर्फ डबल करना है ताकि मेरी रेशियो आसान हो जाए। पर करना सबको है, 2 से इसको गुना करोगे तो इसको भी 2 से इसको भी 2 से, तो 2 से इसको गुना किया तो ये 18 बन गया, 2 से इसको गुना किया तो ये 14 बन गया, और 2 से इसको गुना किया तो ये 4 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर को 1/14 से बढ़ाना है। एक्सपेंडिचर को 1/14 से बढ़ाना है। ये एक्सपेंडिचर है इसका, इस 14 का 1/14 करोगे तो 1 आएगा, तो मतलब 1 से बढ़ के ये हो गया 15। फिर हमने सेविंग्स को 3/4 से बढ़ाना है। सेविंग्स को 3/4 से बढ़ाना है, ये सेविंग्स है, इसको 3/4 से बढ़ाना है। 4 का 3/4 कितना होगा? 3 होगा, 3 से बढ़ाना है, 7 कर देना है। ठीक है जी। तो 15 का खर्चा, 7 की बचत, 15 का एक्सपेंडिचर, 7 की सेविंग्स, तो 15 प्लस 7 ये वैल्यू हो गई 22। 15 प्लस 7 ये वैल्यू हो गई 22। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 18 की इनकम जो थी वो अब 22 की बन गई है। 18 की जो इनकम थी वो अब 22 की बन गई है, मतलब इंक्रीज हो गया है 4 का। 4 का इंक्रीज 18 पर, तो 100 पर कितना? 2/9। 2/9 means 22.22 percentage. 2/9 means 22.22 percentage. So that was again a beautiful application of simplifying the numbers by multiplying it with something that makes calculation easy. बताओ क्या हमें समझ आ रहा है कि हमने डबल क्यों किया? ताकि हमारा काम आसान हो जाए। पर जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को उससे करेंगे। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। क्या सभी को क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म करें। सर यहाँ जीरो भी लगा सकते थे क्या? देखो एक्स्ट्रा कितना मर्जी लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमेशा हमें मिनिमल करना है कि कम से कम में जितने में काम चल जाए, कम से कम में जितने में काम चल जाए, वही हमारे लिए मेन अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ ये वाला सवाल, समझ आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले वाला स्टेप तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। स्टेप नंबर 1 है जो 9/7 की रेशियो। भाई कोई इंसान अपनी इनकम का 2/9 2/9 सेव करता है, मतलब अगर वो 9 कमाता है तो 9 में से 2 सेव करता है, और 9 में से 2 सेव करता है तो बाकी 7 खर्च कर देता है। ठीक है, अब मेरा ध्यान गया कि इसने बोला एक्सपेंडिचर को 7.14% से बढ़ाओ। 7.14% यानी कि इसका 1/14 करना पड़ेगा मुझे। 1/14 करने की इच्छा करने लगा तो मुझे दिखाई दिया कि ये नंबर तो 14 से कटता ही नहीं है, इसका डबल हो जाता तो बढ़िया रहता। तो इसका डबल करने का सोचा मैंने। भाई इसका डबल करूंगा तो फिर इसका डबल करूंगा और इसका डबल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने आगे देखा कि सेविंग्स 3/4 से बढ़ना चाह रही है, सेविंग्स 3/4 से बढ़ना चाह रही है, और सेविंग्स है 2, मतलब 4 से डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, डिवाइड में चैलेंज आता है। अभी 2 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3/4 में इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरीके से 3 से गुना है, 4 से भाग है, तो ये 4 से भाग तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसका डबल होना चाहिए 4 से भाग करने के लिए। तो मतलब इसका डबल करना है, मुझे इसका भी डबल करना पड़ रहा है। मैंने कहा लो 1 5 2 काज, तो डबल इसका करूंगा, इसका भी कर दूंगा, इसका भी कर दूंगा, तो तीनों का डबल कर दिया ताकि काम आसान हो जाए। अब ये हमारी नई वैल्यूज बन गई एक्चुअल में। हमने मान लिया हमारी इनकम 18 है जिसमें से 14 खर्च हो रही है, 4 सेव हो रही है। देखो हमारा पर्पस ये है कि उसकी प्राइमरी बात 2 रही। उसने बोला 22.22% उसका जो है सेविंग रहनी चाहिए, मतलब 9 में से 2 सेविंग 7 एक्सपेंडिचर रहना चाहिए, मतलब 9 7 2 की रेशियो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो इन तीनों की रेशियो भी 9 7 2 की है, जो 3 नंबर मैंने मानी इनकी रेशियो भी 9 7 2 की है, तो मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं। फिर इसको मुझे 7.14% से बढ़ाना है। इसका 7.14% क्या होगा? इसका 1/14 क्या होगा? 1 से बढ़ा दिया। इसको मुझे 75% से बढ़ाना है, 3/4 से बढ़ाना है। इसका 3/4 क्या होगा? 3 से बढ़ा दिया, 7 हो गया। 15 खर्च किया, 7 जमा किया, 15 खर्च किया, 7 की बचत की तो जोड़ के आया 22, 15 + 7 22। तो इनकम 18 से 22 हो रही है, इनकम 18 से 22 हो रही है, मतलब 4 बढ़ रही है, 4 बढ़ रही है 18 पे, मतलब 2/9 बढ़ रही है, 2/9 मतलब 22.22%। Rahul's income is 2/3 more than Mohan's income. Rahul gets 12% increment, Mohan gets 33.33% increment. By what percentage does their combined income increase? बताओ, बहुत प्यारा सवाल। करो करो जल्दी करो, कोशिश जल्दी करो।
देखो सबसे पहली बात, राहुल और मोहन की इनिशियल इनकम जो है हम जानते हैं कि वो किस रेशो में है। राहुल और मोहन की इनिशियल इनकम जो है हम जानते हैं वो किस रेशो में 66.66% होता है, टू थर्ड। तो कहते हैं राहुल की इनकम 2/3 ज्यादा है मोहन की इनकम से। तो कंपैरिजन क्या है, बेस वैल्यू क्या है, 66.6% किससे ज्यादा है, मोहन की इनकम से ज्यादा है, तो मोहन की इनकम बेस वैल्यू हो गई। तो जो डिनोमिनेटर है 3, उसको मैं मोहन की इनकम मानूंगा। तो 3 का 66.66% ज्यादा मतलब 3 पे 2 ज्यादा यानी कि 5। ये हमें प्राइमरी लेवल पे पता है, ठीक है जी। उसके बाद हमें पता है कि मोहन की इनकम को हमने बढ़ाना है 1/3 से, 33 पॉइंट बेस वैल्यू हो गई मोहन की इनकम से, तो टू थर्ड। तो कहते हैं राहुल की इनकम 2/3 ज्यादा है मोहन की इनकम से। तो कंपैरिजन क्या है, बेस वैल्यू क्या है, 66.6% किससे ज्यादा है, मोहन की इनकम से ज्यादा है, तो मोहन की इनकम बेस वैल्यू हो गई। तो जो डिनोमिनेटर है 3, उसको मैं मोहन की इनकम मानूंगा। तो 3 का 66.66% ज्यादा मतलब 3 पे 2 ज्यादा यानी कि 5। ये हमें प्राइमरी लेवल पे पता है, ठीक है जी। उसके बाद हमें पता है कि मोहन की इनकम को हमने बढ़ाना है 1/3 से, 33.33% माने 1/3। मोहन की इनकम को 1/3 से बढ़ाना है। मोहन की इनकम अभी हमारे पास है 3, 3 को 1/3 से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 3 का 1/3 निकाला जा सकता है, आराम से बनाता है। 3 को 1 बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, 3 को 3 को 1 बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो राहुल है, राहुल की इनकम को 12% से बढ़ाना है। 12% मतलब क्या होता है, 12% क्या होता है, 12% अगर की फ्रैक्शन देखोगे ना तो ये होता है 3/25। 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25। मैंने कहा अच्छा, तो इसको इसका 3/25 निकालना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, तो इसको 25 बना लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा ना। इसको 25 बना लेते हैं, तो इसको 25 बना लेंगे तो इसका 3/25 निकालना आसान रहेगा। तो इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट सिर्फ इसको 5 से करने से गड़बड़ हो जाएगी। इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो, ठीक है। तो राहुल की इनकम मैंने मान ली कि 25 है, और मोहन की इनकम आ गई 15, और इन दोनों की कंबाइंड इनकम आ गई 25 + 15 यानी कि 40, ठीक है। अब आसान है, हमने 3/25 से बढ़ाना है राहुल की इनकम को। तो इस 25 का 3/25 कितना हो जाएगा, 25 का 3/25 कितना हो जाएगा, 25 का 3/25 निकालोगे तो 3 आएगा, तो 3/28 हो गई। 15 का 33.33% यानी कि 1/3 कितना आएगा, 15 का 33.33% 1/3 कितना आएगा, 15 का 1/3 कितना आएगा, 5 आएगा ना। 15 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, तो ये वैल्यू हो गई 20। तो 20 + 28 इट इज 48। तो कंबाइंड इनकम जो है वो 40 से 48 हो गई बेटा जी। कंबाइंड इनकम जो है वो 40 से 48 हो गई। कंबाइंड इनकम जो है 40 से 48 हो गई बेटा जी। 40 से 48 हो गई यानी कि 8 बढ़ गई। 40 से 48 हो गई मतलब 8 बढ़ गई। 8 का इंक्रीज 40 पर, ये कितना होता है, 8 का इंक्रीज 40 पर कितना होता है बेटा, 1/5 यानी कि 20%। ठीक है, तो मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाते हुए आगे बढ़ाऊं मैं कि कोई नंबर मैं कैसे मानता हूं, कैसे माना जाता है, कैसे अज्यूम किया जाता है, कैसे दिमाग में लाया जाता है। ठीक है, अब प्राइमरली हमारे पास ये रेशो आ चुकी है। प्राइमरली हमारे पास ये रेशो आ चुकी है। रेशो क्या आ चुकी है कि भैया राहुल की इनकम मोहन की इनकम से 2/3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, मोहन की इनकम से। तो इसलिए मोहन की इनकम को मैंने 3 माना, क्योंकि बेस वैल्यू मोहन की इनकम है, तो मोहन की इनकम से 2/3 ज्यादा है। तो मोहन की इनकम को मैंने 3 माना, 3 का 2/3 हो गया, 2 ज्यादा यानी कि 5। तो 3 पे 2 ज्यादा यानी कि 5। ठीक है, कॉमन सेंस। तो 3 पे 2 ज्यादा यानी कि 5, तो 5:3 की रेशो आ गई। राहुल और मोहन की इनकम की रेशो आ गई 5:3। अब उस हिसाब से अब इंक्रीज करना है मुझे, 12% बढ़ाना है। 12% बढ़ाना है किसका, राहुल की इनकम का, और 33.33% बढ़ाना है मुझे मोहन की इनकम का। तो 33.33% होता है 1/3, 33.33% होता है 1/3। अब 3 का 1/3 बढ़ाना इज अ सिंपल थिंग। 3 का 1/3 1 होता है, एक बढ़ा भी दिया, 3 का 1/3 एक बढ़ा भी दिया तो 4 हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। बट 12% जो होता है ना वो 3/25 होता है। 4% का 3 गुना, 1/25 का 3 गुना, 3/25। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो 3/25 है ना, ये 5 का निकालने में थोड़ा सा पेन आएगा, थोड़ा सा चैलेंज आएगा। तो मैंने कहा काम करते हैं यार, इस 5 को 25 बना लेता हूं, क्या दिक्कत है भाई। 25 का 3/25 निकालना तो आसान है ना, 25 का 3/25 तो 3 होगा, वो तो बहुत आसान है। मैंने कहा इस 5 को 25 बना लेते हैं। मैंने कहा 5 को 25 बनाने के लिए 5 से गुना कर देते हैं। 5 से इसको गुना किया तो 5 से इसको भी करना पड़ेगा, बट बच्चे बोल रहे हैं सर आप ही तो बोल रहे थे इसको किसी से गुना करने की जरूरत नहीं है, 3 तो बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है 3 बढ़िया चल रहा है, तो 3 को किसी से भी गुना करोगे तो भी कोई काम मुश्किल नहीं होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सही चलेगा। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी करना है, नहीं तो रेशो बदल जाएगी। तो इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से कर दिया, तो 25 एंड 15 बन गया, 25 एंड 15 बन गया। तो इसको 12% बढ़ाना था, इसको 3/25 से बढ़ाना था। तो 25 का 3/25 निकाला तो 3 आया, 3 बढ़ाया 28 आ गई वैल्यू। इस 15 को 33.33% 1/3 से बढ़ाना था, 15 को 1/3 से बढ़ाया, 5 से बढ़ाया 20 आ गई वैल्यू। तो टोटल हो गया 40, टोटल हो गया 48, टोटल हो गया 40, टोटल हो गया 48। तो पहले इनिशियल इन दोनों की कंबाइंड इनकम 40 थी, अब इन दोनों की कंबाइंड इनकम 48 है, मतलब 8 का इंक्रीज हो गया। 8 का इंक्रीज 40 पर तो 100 पर कितना, 8 का इंक्रीज 40 पर तो 100 पर 20%। सुरेश की मंथली इनकम 80,000 रुपए है और उसका मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 रुपए है। नेक्स्ट ईयर इनकम 6.25% से बढ़ गई और एक्सपेंडिचर 4% से बढ़ गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग्स बताएंगे, कोशिश करेंगे अच्छी सी जल्दी से प्यारी सी। इनकम 80,000 है, एक्सपेंडिचर 50,000 है। इनकम 80,000 है, एक्सपेंडिचर 50,000 है, तो 80,000 में से 50,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 30,000 आपकी सेविंग्स। ठीक है, ये सिचुएशन होगी। फिर वो कहता है कि अगले साल इनकम 6.25% से बढ़ गई। 6.25% मतलब 6.25% मतलब 1/16 से बढ़ गई। 1/16 से बढ़ गई तो इसका 1/16 निकालोगे 5,000 आएगा, 5,000 बढ़ा के लिख दोगे तो 85,000 आ जाएगी वैल्यू। या फिर आप जानते हो जब कोई वैल्यू 1/16 से बढ़ती है तो 1 + 1/16 यानी कि 17/16 टाइम्स हो जाती है, तो ऐसे भी कह सकते हो 85,000 हो जाएगी। 85,000 85,000 हो जाएगी। और जो एक्सपेंडिचर है वो 4% से बढ़ गया। एक्सपेंडिचर 4% से बढ़ गया, 4% मींस 1/25। तो 50,000 का 1/25 करोगे तो 2,000 आ जाएगा। देखो 4% मींस 1/25, तो 2,000 बढ़ जाएगा। तो 2,000 बढ़ गया, 50,000 पे अगर 2,000 का इंक्रीज करोगे तो आएगा 52,000। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है ही ऑब्वियसली कि इसमें से इसको घटाओगे तो ये मिल जाएगा 33,000 और दिख जाएगा 3,000 का इंक्रीज हो रहा है। बट एक स्मार्ट अप्रोच और भी होता है इसके अंदर देखने का, कि आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये वाली चीज 5,000 बढ़ रही है और ये वाली चीज 2,000 बढ़ रही है। बेसिकली इन दोनों का सम ही तो है ये, इन दोनों का सम ही तो है ये। सुनो,
एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का सम ही तो है इनकम। तो अगर एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम अगर 5000 बढ़ रही है जिसमें से एक्सपेंडिचर 2000 ही बढ़ रहा है तो 5000 माइनस 2000 सेविंग्स 3000 बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये हम वैसे भी अंदाजा लगा सकते थे। ठीक है, बाकी यहाँ भी देख सकते हैं 85000 में से 52000 गया तो ये 33000 आया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3000 का इंक्रीज हो गया। 3000 का इंक्रीज 30000 पर मतलब 10% इंक्रीज हो गया। 3000 का इंक्रीज 30000 पर यानी कि 10% का इंक्रीज हो गया, 10%। Sonal earns 1.5 times as Gaurav's salary. Her monthly expenditure is 1.6 times of Gaurav's expenditure. If Gaurav spends 5/8 of his salary, what percentage of his salary does Sonal save? करेंगे कोशिश एक अच्छी सी पूरी फोकस वाली, पूरी एनर्जी वाली, पूरी एंथुसियाज्म वाली। देखो इनकम के केस में बोला है कि सोनल की इनकम गौरव की इनकम का 1.5 टाइम्स है। एक्सपेंडिचर के केस में बोला है कि सोनल का एक्सपेंडिचर गौरव के एक्सपेंडिचर का 1.6 टाइम्स है। बेटा सबसे पहले गौरव का एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं। गौरव क्या करता है? गौरव स्पेंड करता है 62.5% यानी कि 5/8 ऑफ हिज सैलरी। तो गौरव अगर 8 कमाता है, गौरव अगर 8 कमाता है तो 8 का 62.5% यानी कि 5 स्पेंड कर देता है, 5 स्पेंड कर देता है और 3 सेव कर लेता है। ठीक है, अगर गौरव 8 कमाता है तो 8 में से 5 स्पेंड कर देता है, 3 सेव कर लेता है। देखो किसी भी नंबर का 1.5 टाइम्स या 1.6 टाइम्स निकालना हो ना, पीछे एक जीरो हो जाए ना वैसे बात बन जाती है। एक जीरो मिल जाए पीछे ताकि वो डेसिमल खत्म हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, आई विल कीप थिंग्स सिंपल, मैं सिर्फ इसका 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स कर दूंगा। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि मैं सोनल का डेटा डायरेक्टली निकाल पाऊंगा। क्योंकि 10 टाइम्स करने से ही डेसिमल्स खत्म हो जाएंगे। जैसे इनकम में मुझे 1.5 टाइम्स करना है, इसका 1.5 टाइम्स करूंगा, डेसिमल हटेगा, 10 आएगा, 10 से जीरो कट जाएगी, 15 8 120। उसी तरह एक्सपेंडिचर में मुझे 1.6 टाइम्स करना है, यहाँ मुझे 1.6 टाइम्स करना है। ये 16/10, 10 वाले जीरो से ये जीरो कट गई, 16 पंजे 80 आ गई। 120 में से 80 गया, बाकी बच गया 40। सवाल है कि कितने प्रतिशत अपनी सैलरी का सोनल सेव करती है। तो सोनल अपनी सैलरी का सोनल सेव करती है 40, सैलरी उसकी है 120, तो वो 40 सेव करती है 120 में से, वो 40 सेव करती है 120 में से, यानी कि वो सेव करती है एक तिहाई, 1/3, 33.33%। 33.33% हो गया ना स्मार्ट, एकदम स्मार्ट सा सवाल हो गया। बस एक छोटी सी चीज को पकड़ा और उससे एक चीजें सवाल लॉजिक आसान हो गया। हमने ये देखना हमारा काम किस चीज से आसान बनता है। मैंने दिखाया मुझे गौरव के एक्सपेंडिचर को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे इधर गौरव के एक्सपेंडिचर को 1.6 से मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने कहा जीरो लगा देता हूं, डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे जब आपकी एक्सेलेंस बेटर होती जाती है मैथ्स में, तो आपको ये भी समझ आने लग जाता है कि मुझे जीरो से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? वो यहाँ पे देखो, 8 में से 5 खर्च होता है, 3 सेव होता है। ठीक है, 8 में से 8 कमाया जाता है, 5 खर्च होता है, बाकी ये 3 सेव होता है। हमने क्या करना था, 8 का 1.5 गुना करना था। किसी नंबर का 1.5 गुना करना बहुत आसान होता है भाई, उसमें उसी का आधा जोड़ दो। 8 में 8 का आधा यानी कि 4 जोड़ दिया, 12 आ गई वैल्यू। ठीक है, मुझे इसका 1.6 टाइम्स करना था। 5 का 1.6 टाइम्स छोड़ो, 5 का 16 गुना बताओ कितना होता है? 5 का 16 गुना होता है 80, पर 1.6 टाइम्स करूंगा तो 80 में एक डेसिमल लग जाएगा, मतलब 8 बन जाएगी वैल्यू। 12 में से अगर 8 आप खर्च कर रहे हो तो 4 आप सेव कर रहे होगे। 4 की सेविंग हो रही है 12 पे, 4 की सेविंग हो रही है 12 पे, मतलब 1/3 की सेविंग हो रही है, मतलब 33.33% की सेविंग हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप थोड़ा और बेटर हो जाओगे तो जीरो लगाए बिना भी कर पाओगे, बट जीरो लगाने में भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी आपको कंफर्टेबल होना है टॉपिक के साथ, अभी आपको कंफर्टेबल होना है नंबर्स के साथ। हरी मत करो, ये टॉपिक जो है ये बेस लाइन है, ये टॉपिक जो है फाउंडेशन है, जिसने जितना स्ट्रांग बना लिया उसको उतना फायदा मिलेगा। ये जो दादाजी दादी मां कहते थे ना ये बचपन में कि बादाम हमने खाए हुए हैं ना, जो देसी घी हमने जो खाया हुआ है वो आज भी काम आ रहा है। आज भी हमसे कुश्ती करके देखो तुम हारोगे। दादा दादी जी से आपने कहते हुए सुना होगा कि हमारे जैसे बलवान कहाँ हो तुम, हमने तो गांव का घी खाया है, हमने तो काजू बादाम खाए अपने जमाने में। तो ये वही काजू बादाम है, परसेंटेज वही काजू बादाम है जो आगे जाकर आपको अलग अलग टॉपिक्स में काम आएंगे। The expenditure of Arun is 3 times of expenditure of Bharat and the savings of Arun are 4 times of the savings of Bharat. Arun saves 50% of his income, then percentage of income spent by Bharat is, बताओ। सबसे पहले बात हो रही है अरुण की, अरुण से बात शुरू करेंगे हम क्योंकि अरुण से ही भारत का डेटा निकलेगा। सबसे पहली लाइन मैंने ये समझी कि अरुण सेव्स 50% ऑफ हिज इनकम, अरुण सेव्स 50% ऑफ हिज इनकम, मतलब आधा। 50% मींस आधा, 1/2। तो अरुण अगर 2 कमाता है तो 2 में से एक सेव करता है, एक खर्च करता है। ठीक है, एक सेव करता है, एक खर्च करता है, ये रेशो आपकी बनके निकल गई। ठीक है जी, अब बात आ रही है, बात करते हैं अब हम भारत की। भारत का कंपैरिजन हो रहा है बड़े ही बढ़िया तरीके से, ध्यान से सुनना, बस बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। जो भारत है उसकी कोई इनकम है, उसका कोई एक्सपेंडिचर है, उसकी कोई सेविंग है। वो कहता है कि सेविंग ऑफ अरुण इज 4 टाइम्स ऑफ भारत, मतलब भारत की सेविंग का 4 गुना करोगे ना
भारत की सेविंग यहाँ जो वैल्यू आएगी उसका 4 गुना करोगे तो नीचे वाली वैल्यू आएगी। मैंने कहा ठीक है सर। भारत की सेविंग है ना, ये जो भारत की सेविंग जो भी आएगी उसका 4 गुना करोगे तो अरुण की सेविंग आएगी। मैंने कहा ठीक है सर, मतलब इसको 4 का मल्टीपल होना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 से इसको 4 से इसको 4 से इसको गुना कर सकते हैं, काम आसान हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली लाइन में बोला हुआ है कि अरुण का एक्सपेंडिचर यानी कि ये 3 गुना है भारत के एक्सपेंडिचर का। मैंने कहा अच्छा इसका 3 गुना भी है ये। मैंने कहा ओके बढ़िया। तो मैंने कहा देखो ऊपर वाली सेविंग का 4 गुना है नीचे वाली वैल्यू, तो नीचे इस वैल्यू का 4 का मल्टीपल होना तो जरूरी है। मैंने कहा एक काम करो 4 से गुना कर दो इसको, क्योंकि 4 से गुना करूंगा ना तो सेविंग पता लग जाएगा कि भाई ये 4 का मल्टीपल है, तो ऊपर वाले को 4 से गुना करके नीचे वाला आया, तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। पर इसको अगर 4 से गुना किया तो इसको भी 4 से करो, इसको भी 4 से करो। मैंने कहा अमेजिंग, बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, एक्सपेंडिचर के केस में अगर आप देखोगे तो वो 3 गुना बोल रहा है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू का 3 गुना होनी चाहिए नीचे वाली वैल्यू, तो नीचे वाली वैल्यू को 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैंने 3 से गुना कर दिया। 3 से गुना किया तो मैं बता सकता हूं नीचे वाला नंबर किसका 3 गुना है, और जिसका भी 3 गुना होगा वो ऊपर आएगा। भाई ऊपर वाले का 3 टाइम्स नीचे वाली वैल्यू, तो नीचे वाले का 3 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको 3 से गुना कर दिया। बट अगर मैंने इसको 3 से गुना किया तो मैं इसको भी करूंगा और इसको भी करूंगा, ताकि मेरी रेशियो ना बदल जाए, ताकि मेरी रेशियो ना बदल जाए। सो फाइनली व्हाट वी गॉट, हमें मिला क्या, हमें मिला यहां पर कि ये है 24, हमें मिला यहां पर ये है 12, हमें मिला यहां पर ये है 12। ठीक है, 12 किसी का 4 गुना है, 12 किसी का 4 गुना है मतलब वो है 3, ये 12 किसी का 3 गुना है, ये 12 किसी का 3 गुना है मतलब ऊपर है 4, और एक्सपेंडिचर है 4 सेविंग है 3, एक्सपेंडिचर है 4 सेविंग है 3, तो इनकम होगी 7। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम इज स्पेंट बाय भारत, भारत ने कितने प्रतिशत अपनी इनकम खर्च कर दी। भारत ने खर्च की है 4 7 में से, 7 की इनकम है उसकी उसमें से 4 खर्च कर दी, उसके बाद 7 की इनकम है जिसमें से उसने 4 खर्च कर दी, तो ये हो गया कितना 1/7 का 4 टाइम्स 14.28% का 4 टाइम्स मतलब 57.14%। 4/7 57.14% की फ्रैक्शन होती है। तो आपने क्या मेरा लॉजिक, मेरा अभ्यास क्या दिमाग में मेरे चलता है, उस बात को समझने की कोशिश करी कि हमें नंबर मानने कैसे हैं, हमें इस हिसाब से नंबर मानने हैं कि हमारे लिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाए, बहुत आसान हो जाए। ये खेलना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि मैं नंबर मानूं कैसे, उस हिसाब से नंबर मानूं कि मेरे लिए चीजें आसान हो जाए। ये पहली पहली बार पढ़ते समय बहुत मुश्किल लगता है, जब ये करना आ जाता है ना ऐसे चुटकियों का खेल लगता है। सच बता रहा हूं आपको, मैं आपको मजा ही आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूं ये वाला सवाल, मैं रिपीट करता हूं ये वाला सवाल, प्लीज ध्यान से सुनना। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ भी आ गया है ना तो भी एक बार ध्यान से सुन लो। मैंने कहा 2 लोग हैं, भारत है अरुण है। डायरेक्ट डेटा किसके बारे में बताया हुआ है, डायरेक्ट डेटा बताया हुआ है अरुण के बारे में कि अरुण कितने प्रतिशत सेव करता है, ऐसा भारत के बारे में नहीं बताया हुआ, डायरेक्ट डेटा अरुण के बारे में बताया हुआ है कि अरुण 50% सेव करता है। बेटा फोकस है, फोकस है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। 50% सेव करता है, 50% मींस 1/2, तो जो इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू है वही हमारी बेस वैल्यू होगी 2, तो 2 में से कितना सेव करता है 50%, 2 का 50% मतलब 1, 1 वो सेव करता है, मतलब 2 में से 1 गया, बाकी 1 वो खर्च करता होगा। ठीक बात है सर। अब मुझे पता है कि ऊपर कोई वैल्यू होगी यहाँ पे जो इसकी सेविंग्स होंगी, कोई वैल्यू होगी जो यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर होगी, और कोई वैल्यू होगी जो भारत की इनकम होगी। ये 3 वैल्यूज होने वाली हैं, ये 3 वैल्यूज होने वाली हैं। अब उसने एक बात बोली, मुझे एक बात बोली, हमें नीचे वाली तीनों वैल्यूज की रेशियो पता है, 2-1-1 की रेशियो है, 2-1-1 की रेशियो है, नीचे वाली वैल्यू में 2-1-1 की रेशियो। हमें बोला गया कि अरुण का एक्सपेंडिचर जो है वो भारत के एक्सपेंडिचर का 3 गुना है, ये भारत का एक्सपेंडिचर है। भारत के एक्सपेंडिचर का 3 गुना करोगे तो अरुण का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, और भारत की सेविंग्स का 4 गुना करोगे तो अरुण की सेविंग्स मिल जाएंगी। समझ रहे हो? मतलब मतलब कहने की बात है कि इसको 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 4 प्रेजेंट है। मैंने कहा ऐसे ही बात है तो मैं इसको 4 से गुना करूंगा भैया, इसको 4 से गुना किया तो मतलब ये 4 का मल्टीपल बन चुका है, तो मैं बता सकता हूं कि ये किसका 4 गुना है। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू आ रही है, तो इसको 4 से डिवाइड करके ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो एटलीस्ट इसमें 4 प्रेजेंट तो हो। अगर आप 4 से डिवाइड करना चाहते हो तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसको 4 का मल्टीपल बना दिया जाए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करो, इसको भी करो, ताकि रेशियो ना बदल जाए। ओके सर। उसके बाद अगली चीज, इसका 3 गुना है नीचे वाली वैल्यू, इसका 3 गुना है नीचे वाली वैल्यू, तो इसका 3 गुना करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू आनी चाहिए, इसमें 3 प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब बात तो सही है, बात तो सही है, इसमें 3 प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसमें 3 प्रेजेंट होना चाहिए तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा कि 3 प्रेजेंट होना चाहिए तो उसको 3 का मल्टीपल बना लेते हैं, 3 का मल्टीपल बना दिया भाई, 3 से गुना करूंगा, ऊपर वाले को 3 से गुना किया तो नीचे वाली वैल्यू आई, तो नीचे वाले को 3 से भाग करूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक बात है, तो नीचे वाले को 3 से भाग करूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए, नीचे वाले में 3 होना तो चाहिए, तो इसलिए 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से करो, इसको भी 3 से करो, तो फाइनली हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 24, ये वैल्यू आ गई 12, और ये वैल्यू भी आ गई 12। किसी नंबर को 4 से गुना किया तो 12 आया, किसी नंबर को 4 से गुना किया तो 12 आया, मतलब नंबर 3 है, 12 डिवाइडेड बाय 4 3। किसी नंबर को 3 से गुना किया तो 12 आया, किसी नंबर को 3 से गुना किया तो 12 आया, तो 12 को 3 से भाग दूंगा तो आएगा 4। ठीक बात है। कोई 4 खर्च कर रहा है 3 सेव कर रहा है, कोई 4 खर्च कर रहा है 3 सेव कर रहा है, कोई 4 खर्च कर रहा है 3 सेव कर रहा है, तो मतलब कमा 7 रहा होगा, कमा 7 रहा होगा, तो 4 3 7, समझ आई बात। तो कितने प्रतिशत उसने खर्च कर दिया, भारत ने कितने प्रतिशत खर्च कर दिया भाई, 7 कमाया जिसमें से 4 खर्च कर दिया, 7 कमाया जिसमें से 4 खर्च कर दिया, तो 4/7। अच्छा मेरे पास ना और क्रेजी तरीके भी होते हैं हर चीज के, देखो ये ना जो तुमने बताया ये मैंडेटरी है, सबको आना चाहिए। अगर मैं पहले ये वाला तरीका बता देता हूं ना तो बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, मुझे पता है बहुत यूज होता है, इसलिए मैं चाहता हूं आपको आना चाहिए, ये जो ऊपर तरीका है ये आना चाहिए। अब मैं इसको और तरीके से करके बताता हूं। अरुण और भारत, ये तो सबको क्लियर था, 2-1-1 की रेशियो थी, 2-1-1 की रेशियो थी, तो सबको क्लियर था ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। उसने क्या बोला, भारत अरुण इज 3 टाइम्स ऑफ भारत, अरुण का एक्सपेंडिचर जो है 3 गुना है भारत का, तो भारत का 3 गुना करोगे, भारत का 3 गुना करोगे, सुनना ध्यान से, भारत का 3 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, भारत का 3 गुना करने पर अरुण का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, मतलब अरुण का देखो भारत को 3 से गुना करोगे, भारत को 3 से गुना करोगे, भारत के एक्सपेंडिचर को 3 से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा अरुण का एक्सपेंडिचर, मिल जाएगा ना, मतलब अरुण के एक्सपेंडिचर को 3 से भाग करेंगे तभी तो मिल जाएगा भारत का एक्सपेंडिचर। ठीक बात है, तो ये भारत का एक्सपेंडिचर आ गया। दूसरी तरफ आ जाओ, सेविंग्स की बात कर लेते हैं। सेविंग्स में कहता है कि भारत की सेविंग्स को 4 से गुना करोगे, भारत की सेविंग्स को 4 से गुना करोगे तो अरुण की सेविंग्स मिल जाएगी। मैंने कहा एक काम करो, अरुण की सेविंग्स को 4 से डिवाइड कर दो, तो भारत की सेविंग मिल जानी चाहिए। मैंने कहा ठीक बात है, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया, ये भी सही है, ये भी सही है। तो भारत भारत का एक्सपेंडिचर क्या आया, भारत का एक्सपेंडिचर आया 1/3, भारत की सेविंग आई 1/4, भारत का एक्सपेंडिचर आया 1/3, भारत की सेविंग्स आई 1/4। इन दोनों की आपस में रेशियो निकाल लो, क्या रेशियो आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को ऊपर ले जाओ, 3 को इधर ऊपर ले जाओ, तो 4-3, 4-3 की रेशियो आ गई। तो एक्सपेंडिचर अगर 4 आया, सेविंग्स अगर 3 आई, तो इनकम कितनी आएगी, 4 + 3 7, बात खत्म। 7 कमाता है जिसमें से 4 खर्च करता है, 57.14%। तो हर चीज के बहुत सारे इलाज होते हैं, मैं करने सिखाऊंगा तुम्हें, अभी पहले तुम फोकस के साथ मुझे अच्छे से
हर चीज समझ के चलो, जो छोटी चीज बताऊं जो बड़ी चीज बताऊं, हर चीज पे ध्यान होना चाहिए। रोहित की इनकम 3/8 से ज्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से, and his income increases by 1/11, expenditure increases by 1/40, then his savings increases by 12,000. Find the difference between initial expenditure and initial savings. सबसे पहले कहते हैं इनकम 3/8 ज्यादा है एक्सपेंडिचर से। बेस वैल्यू क्या है इस बार? 3/8 37.5% ज्यादा है, ये तो बोल दिया इसने। बट किससे? किससे? एक्सपेंडिचर से। तो बेस वैल्यू एक्सपेंडिचर है इस बार, ये होता है 3/8। तो ये 8 क्या होगा? बेस वैल्यू यानी कि एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को मैंने 8 माना, 8 से 37.5% ज्यादा है, 8 से 37.5% ज्यादा है यानी कि 3 ज्यादा है, 8 से 3 ज्यादा है यानी कि 11 है ये, 8 से 3 ज्यादा है यानी कि 11 है ये। तो इनकम 11 है, एक्सपेंडिचर 8 है बेटा, इनकम 11 है, एक्सपेंडिचर 8 है बेटा, तो 11 में से 8 गया, 3 आ गई सेविंग्स। तो ये प्राइमरी लेवल पे चीज हमें जो समझ में आई, प्राइमरी लेवल पे जो चीज हमें समझ में आई कि ये रेशियो है। उसके बाद कहता है कि रोहित की इनकम को 1/11 से बढ़ा दो। क्या मैं इसको 1/11 से बढ़ा सकता हूं? 9.09%, 9.09% मींस 1/11। क्या मैं इसको 1/11 से बढ़ा सकता हूं? जवाब है हां जी, क्योंकि 1/11 निकालना इसका आसान है, एक आ जाएगा। क्या मैं एक्सपेंडिचर को 2.5% से 2.5% से 2.5% माने 1/40, 2.5% मतलब 1/40, क्या मैं इसको 1/40 से बढ़ा सकता हूं? मैंने कहा नहीं यार ऐसे मत करो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 1/40 से बढ़ाना है तो इसको 40 बना लो, फिर 40 बना लो, तो 40 बनाना है तो इसको 5 से गुना कर दिया ताकि 40 बन जाए। अब इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो ताकि रेशियो ना बदल जाए, और इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो ताकि रेशियो ना बदल जाए। तो ये हमारे पास बेसिकली इनिशियल वाली इनिशियल केस आ गया हमारे पास। दिस इज बेसिकली इनिशियल केस, दिस इज बेसिकली इनिशियल केस। अब कर दो काम बस। 9.09% से बढ़ाना है हमने किसको? इनकम को। तो 55 का 9.09% मतलब 1/11, 55 का 1/11 आ गया 5, 5 बढ़ा दिया 60 हो गई वैल्यू। उसके बाद एक्सपेंडिचर को 2.5% से यानी कि 1/40 से बढ़ा दिया, 40 का 1/40 कितना होता है? 1 बढ़ा दिया 41 आ गई वैल्यू। ठीक है जी। 60 में से 41 गया, 60 में से 41 गया, 60 में से 41 गया तो 19 आ गया, 19 आ गया जी। हमें कहता है हिज सेविंग इंक्रीजेस बाय 12,000, हिज सेविंग्स इंक्रीजेस बाय 12,000। हम देख पा रहे हैं सेविंग्स कितने से बढ़ रही है? 4 यूनिट से बढ़ रही है, सेविंग्स 4 यूनिट से बढ़ रही है, सेविंग्स कितने से बढ़ रही है? 4 यूनिट से बढ़ रही है। दिस इज आवर क्लियर केस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, ये हमारा इनिशियल और फाइनल केस है। और हम देख पा रहे हैं कि सेविंग कितने से बढ़ रही है? सेविंग बढ़ रही है 4 यूनिट से। सेविंग कितने से बढ़ गई? सेविंग बढ़ गई 4 यूनिट से। पर वो कहता है कि सेविंग बढ़ गई 12,000 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी 3,000, 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 आ गई। तो हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग्स। इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग्स के बीच का डिफरेंस, 40 और 15 के बीच का डिफरेंस यानी कि 25, 40 एंड 15 के बीच का डिफरेंस यानी कि 25 यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 25 यूनिट्स की वैल्यू 25 गुना 3,000 यानी कि 75,000, 75,000, 75,000, 75,000। क्या आप सभी को ये सवाल का अप्रोच क्लियर आया? क्या ये सवाल आपके दिमाग में अच्छे से बैठा कि कैसे इस थॉट प्रोसेस को मेंटेन किया जाता है, कैसे इस थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे हमें अपने नंबर्स को उस हिसाब से अज्यूम किया जाता है कि हमारे लिए चीजें सॉल्व करनी आसान बन जाएं? बताइए। मैं थोड़ा थोड़ा देख पा रहा हूं कि आज क्लास में थोड़ा फोकस की कमी है, ध्यान इधर उधर भटक रहा है। सर 15 कैसे आया? बेटा कोई अगर 55 कमाता है और उसमें से 40 खर्च कर देता है, बेटा अगर तूने इसको 5 से गुना किया था। अच्छा एक बात मैं तुमको सारी बात दोबारा से बताता हूं, क्या पहली वाला रेशियो क्लियर है? ये वाला रेशियो क्लियर है? ये जो लिखा हुआ है ये रेशियो कैसे आया था कि रोहित की जो इनकम है वो 3/8 ज्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से। किससे कंपैरिजन हो रहा है? एक्सपेंडिचर से। तो डिनोमिनेटर बेस वैल्यू ली जाती है, तो यहाँ बेस वैल्यू है एक्सपेंडिचर, इसलिए मैंने 8 माना एक्सपेंडिचर। अब इस 8 से 37.5% ज्यादा, 8 का 37.5% होता है 3, तो 8 से 3 ज्यादा यानी कि 11, 8 से 3 ज्यादा यानी कि 11 इनकम है। तो 11 इनकम है जिसमें से 8 एक्सपेंडिचर है, तो 11 में से 8 घटाया 3 सेविंग्स आ गई। सिंपल सी बात, प्लीज ध्यान से सुनना। तो 11 8 3 बहुत सिंपल था। उसके बाद मुझे इसे 9.09% से बढ़ाना था, जो कि बढ़ाना बहुत आसान है क्योंकि इसका 1/11 करना बहुत आसान है क्योंकि ये 11 से डिविजिबल है भैया। 1/11 है ना, 1/11 करना आसान है क्योंकि 11 से डिविजिबल है, तो इसकी तो टेंशन नहीं थी। टेंशन इसकी थी कि एक्सपेंडिचर को 2.5% से बढ़ाना था। 2.5% मतलब 1/40 होता है। अब मतलब मुझे इसका 1/40 निकालना पड़ेगा, अभी 40 से कटता नहीं है। मैंने कहा रुको भैया, इसको 40 बना लेते हैं, इसको 40 बना लो ना ताकि ये 1/40 इसका आसानी से निकल जाए। तो मैंने इसको 40 बनाने के लिए 5 से गुना किया, तो ये 40 बन गया। अब बेटा इसको 5 से गुना किया तो इसको भी 5 से गुना करो और इसको भी 5 से गुना करो, तो 55 40 एंड 15। अब 5 से गुना करना तीनों को जरूरी है ताकि रेशो ना बदल जाए। ठीक है, अब इसका 9.09% यानी कि 1/11 यानी कि 5 बढ़ाया तो 60 आया। इसका 2.5% यानी कि 1/40 यानी कि 1 बढ़ाया तो 41 आया। 60 में से 40 बन गया, इनकम में से एक्सपेंडिचर गया, 60 में से 40 बन गया 19 आया। मतलब सेविंग्स जो है वो 15 से 19 हो गई, 15 से 19 हो गई, 15 से 19 हो गई। मतलब कितनी बढ़ गई? 4 बढ़ गई। सवाल में कह रहा है कि सेविंग बढ़ी है 12,000 से, मतलब इस 4 यूनिट की वैल्यू, इस 4 यूनिट की वैल्यू 12,000, 4 से काट दिया 1 यूनिट की वैल्यू 3,000। सवाल पूछा क्या गया? इनिशियल एक्सपेंडिचर इनिशियल सेविंग्स। तो गलती से यहां मत ले जाना, यहां मत ले जाना, गलत हो जाएगा क्योंकि इसी को ही तुमने ये माना था। एक्चुअल में तुम्हारा इनिशियल केस ये है, ये इनिशियल केस है क्योंकि इसी के ऊपर ऑपरेशन लगा के ये फाइनल केस बनाया है। तो तुम्हें इनिशियल इसको लेना है। 40 में से 15 गया 25 आया, तुमने 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 3,000 75,000। ठीक है जी। तो ये हमारे सवाल खत्म होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स का। एक टाइप खत्म होता है